हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हुए थे वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके जो भी रिकॉर्डेड थे और जिन टॉपिक्स के बारे में थे, इवन बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने एक पेपर डिजाइन किया हुआ है। ये पेपर आपका ओवरऑल 70 मार्क्स का है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसको पीडीएफ को देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पेपर आपका 70 मार्क्स का ये डिजाइन ऐसे किया गया है जिसमें आपका सेक्शन ए है जिसमें आपके 16 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी इसमें तो आपको नहीं दिख रहा होगा, सेक्शन बी जो आपका है उसमें आपके 8 क्वेश्चंस हैं विच आर कंटेनिंग 2 मार्क्स। सेक्शन सी है आपका जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, 5 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स कंटेनिंग है। और सेक्शन 4 जो सेक्शन डी है आपका उसमें 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके जो भी रिलेटेड टॉपिक है। और उसके बाद जो सेक्शन ई है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप लोग वहां से पहले पेपर को देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले वाले क्वेश्चंस के लिए इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑफ कोर्स जिन्होंने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला लेक्चर देखा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको भी पता हुआ है विच आर फुली डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं डेंसिटी, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सरफेस टेंशन। आपको भी पता है कि डेंसिटी कहीं से भी रिलेटेबल नहीं होगी, यहाँ पे विस्कोसिटी भी रिलेटेबल नहीं होगी, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो नॉट रिलेटेबल क्योंकि इसका कहीं पे भी दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग पेपर सॉल्व कैसे कर रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से देखना है। जब आप लोग पेपर सॉल्व करते हो ना तो पेपर में करते क्या हो कि आप लोग केवल सी बी डी डी ए ऐसे लिख देते हो। तो जब आप ऐसे लिख देते हो ना तो वहां पे प्रॉपर हम लोगों को ऑप्शन नहीं पता होता, जो भी वहां पे इवैल्यूएट कर रहे होंगे तो वहां पे या तो आप पूरा लिखिएगा अगर कॉन्फिडेंट हो तो, और जो कॉन्फिडेंट नहीं है उनके लिए भी एक ट्रिक है, उनको क्या करना होता है, उनको ऑप्शन के आगे सिर्फ सी लिख देना है। क्या लिख देना है? सी। अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो तो आपको पूरा वहां पे आंसर लिखना है, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोलालिटी। यूनिट ऑफ मोलालिटी के लिए आपके ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड ऑप्शन है मोल केजी इनवर्स, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्राम लीटर इनवर्स एंड द फोर्थ वन ऑप्शन इज अ ग्राम केजी इनवर्स। आप खुद सोचो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलालिटी का फॉर्मूला आपका होता है हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स आर गेटिंग डिसॉल्व इन अ मास ऑफ सॉल्वेंट विच आर ऑलवेज गिवन इन अ केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे होंगे तो ऊपर के लिए आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसमें डिसॉल्व होते हैं, आपके मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज किसमें गिवन होता है, ये आपका केजी में गिवन होता है। आपको सोचो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी, और ये केजी आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स। तो सेकेंड ऑप्शन आपका होगा द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड आंसर है। सेकेंड आंसर आपका क्या है यहाँ पे, बी नंबर। फिर इसके बाद है थर्ड वन, राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू। आपको भी पता है कि राउल्ट लॉ आपका एप्लीकेबल होता है फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके राउल्ट हेनरी को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे आप ये ऑप्शन है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल ऑफ अबव। इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करने वाले थे, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हो रहा था, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके राउल्ट को भी और हेनरी को किसी को भी फॉलो नहीं करते, तो आपका फर्स्ट वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप यूज कर लिया करिए, वो भी आपके इसके ऑप्शन हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। दिस वन इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड का आंसर करेक्ट क्या होगा, आंसर नंबर ए। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शो द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन है। मैंने वहां पे आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पे जब लेक्चर लिया था उसको देखिएगा, वहां पे मैंने नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, तो हमने बोला भी था कि बोर्ड में क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेगा, उसको ध्यान से देखिएगा। तो वहां पे जब कंसंट्रेशन देख रहे थे दोनों की सेम आ रही थी, तो वहां पे कौन सा डेविएशन जा रहा था, नेगेटिव। और मैंने बोला था यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए नेगेटिव डेविएशन के लिए, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो लो होती है, वो हमारा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम का क्राइटेरिया ओवरऑल बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड बेंजीन, वाटर एंड HCl, वाटर एंड HNO3। नीचे वाले तो दोनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है, वाटर के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा रहे हो तो आप देखो नीचे वाले दोनों जो ऑप्शंस हैं आपके, उसमें दोनों में वाटर दिया और दोनों में एसिड दिया हुआ है।
तो अगर वाटर एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो कभी भी वो पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो आपके ऑल ऑफ सडन रिस्पॉन्ड करके तुरंत चली जाती है, तो क्लोरोफॉर्म वाला ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे एसीटोन एंड बेंजीन। तो फोर्थ वन ऑप्शन आपका होगा बी नंबर, जिसमें आपका क्या है एसीटोन एंड बेंजीन। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है द वांट ऑफ फैक्टर। बेटा जब मैंने वहां पे लेक्चर लिया हुआ था तब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है ओवरऑल जो ऑब्जर्व आपकी प्रॉपर्टी अपॉन, जैसे ऑब्जर्व का मतलब होता है जिनको आप इमेजिन कर लेते हो, ठीक है, एंड अपॉन कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां पे आपका फॉर्मूला देखो क्या बोलना है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है ना, सीबीएसई जब पेपर डिजाइन करते हैं तो उसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ ऐसे ऑप्शन देते हैं जो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होते, लेकिन अगर ध्यान से आपने चैप्टर्स को पढ़ रखा हुआ है, टॉपिक्स को क्लियर कर रखा हुआ है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि 1 ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन से तो यहाँ पे कहीं से भी आपका टॉपिक रिलेटेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था, रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर मास जिसको पहले से उन्होंने क्या कर रखा हुआ है, कैलकुलेट नहीं, वो इमेजिनरी मास है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इसका मास इतना होगा, और दूसरा क्या होगा, कैलकुलेटिव मास। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटिव मास, तो यहां पे आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ में है आपका रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप कैलकुलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते थे, एंड ध्यान रखिएगा इसको कैलकुलेटिव। अच्छा यहीं पे एक आपकी प्रॉपर्टी और मैंने बताई हुई थी, ये जो क्वेश्चन उठाया गया हुआ है इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल मोलर मास का जिक्र किया है उसने। वांट ऑफ फैक्टर किसके बेसिस पे लिया हुआ है, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास मैंने वहां पे बताया हुआ था कि मोलर मास जो आपको ऐसे इमेजिन हो रहा हो, और जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने में जो मोलर मास आता है उसके बीच में जो डिफरेंसेस होता है, दैट्स कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। आइसोटोनिक का मतलब होता है वेयर द कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पे आपकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहां पे आपके क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है 0.1 m NaCl, 0.1 m शुगर, ओके। सेकेंड है आपका 0.1 m NaCl एंड 0.5 m BaCl2, फिर 0.1। देखो यहाँ पे सबकी कंसंट्रेशन सेम दे रखे हुई है, बट यहाँ पे इन्होंने जो सॉल्ट ले रखे हुए हैं या जो भी कंपाउंड ले रखा, क्योंकि शुगर तो आपकी सॉल्ट है नहीं है। अच्छा शुगर सॉल्ट क्यों नहीं है, शुगर सॉल्ट इसलिए नहीं, कुछ लोग लगता हो गया शुगर घुल तो जाती है तो सॉल्ट क्यों नहीं है, नमक भी तो घुलता है। तो जो सॉल्ट घुलता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव आपको देता है, आयंस देता है, और जब हमारी शुगर डिसॉल्व होती है ना तो वो आपको कोई आयन नहीं देती है, वो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे था 0.1 m NaCl एंड 0.1 m शुगर। सेकेंड था आपका 0.1 m NaCl एंड 0.5 m BaCl2। थर्ड ऑप्शन था आपका 0.1 m शुगर एंड 0.1 m KCl। फोर्थ ऑप्शन था आपका 0.1 m NaCl एंड 0.1 m CaCl2, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये सब सेम दे रहा है, इसमें डिफरेंट दे रहा है, यहाँ पे भी सब सेम दे रहा है, यहाँ पे भी सब सेम दे रहा है। तो आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन करोगे कैसे। यहाँ शुगर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जहां पे दोनों का नेचर सेम हो वो देखिएगा, तो यहाँ शुगर है नहीं होगा, यहाँ शुगर है नहीं होगा, ठीक है, इनमें शुगर नहीं दे रहा है। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये हमें किस में ब्रेक हो रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये किस में ब्रेक हो रहा है, Ba2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, ये किस में ब्रेक हो रहा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये किस में ब्रेक हो रहा है, Ca2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो NaCl है और यहां पे जो BaCl2 है, दोनों का आयोनाइजेशन कैसा है, दोनों का आयोनाइजेशन डिफरेंट है। यहां पे पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 1 है, यहां पे 2 है, और यहां पे भी कितना है, 2 नेगेटिव है, यहां पे भी सेम है।
तो आप खुद सोचो दोनों की मोलैलिटी सेम कैसे हो सकती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहां दोनों की मोलैलिटी, यहां पे भी 0.1 है, यहां पे भी 0.1 है। जब वो दोनों की ब्रेकिंग, इसकी ब्रेकिंग 2 आ रही है और इसकी ब्रेकिंग कितनी आ रही है, 2 पॉजिटिव 1 3 आ रही है, तो दोनों की जब ब्रेकिंग डिफरेंट है तो दोनों का मोलैलिटी की वैल्यू सेम कभी नहीं होगी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा कुछ ऑप्शन कौन सा है आपका, ये वाला, क्योंकि दोनों की मोलैल, अगर यहाँ पे दोनों की ब्रेकिंग डिफरेंट है तो दोनों की मोलैलिटी की वैल्यू भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। पॉइंट आना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या ले रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट में हम सॉल्वेंट ले रहे थे, तो अगर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे थे तो वो कितना आ रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर उसमें हम कोई सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर रहे थे, उसके बाद अब उसे फ्रीज कर रहे थे, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो रहा था, लो हो रहा था। तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तभी तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोअर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैंने देखा, क्या देखा आपने कि सॉल्वेंट का कैसा होता है, ज्यादा, क्योंकि 0 होता है। उसके बाद सॉल्वेंट में जब कुछ ऐड कर लेते हो तो कैसा हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो पहला तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स ये आंसर आपका करेक्ट है। तो 7th का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, lower than that of solvent। अच्छा, जब आप पढ़ते हो तब तो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। और देखो तीसरा ऑप्शन क्या था, इक्वल टू द सॉल्वेंट। भाई अगर इक्वल हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा था अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी नहीं होता साइंस में। साइंस आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, है ना, केवल केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं बस। फिर इसके बाद है a solution containing 1 mole of solute in 1 kg of solvent। बेटा अगर 1 kg मोल ऑफ सॉल्यूट को आप 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं 1 मोलल। वहां पे मोलल एलिवेशन कौन से, वहां पे 1 मोलल। अगर आप 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, दैट्स कॉल्ड द 1 मोलल 1 m। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1, हाँ कुछ लोग इसमें 1 m भी कर देते, कहेंगे मैम सेम तो है, सेम नहीं है। 1 m का मतलब वो हमारे क्या डिफाइन कर रही है, मोलैलिटी, मोलैरिटी को डिफाइन कर रहा है। अगर हम मोलल में कर रहे हैं तो उसको मोलल अलग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो नेक्स्ट है आपका 8th नंबर, जहां पे आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 मोलल। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन तुरंत दिमाग में आ जाए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट हेनरी को फॉलो तो करते नहीं है, इनकी कंसेंट्रेशन ही बड़ी अलग होती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, अब याद करना लेक्चर में मैंने नीचे कुछ एग्जांपल दिए तो हमने बोला था जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे अगर इनसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो हमारे यही एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। तो वो 3 एग्जांपल थे, याद कर लो। याद करने में क्या जा रहा है, तो वहां पे पहला था बेंजीन प्लस टाउलिन। बेंजीन प्लस टाउलिन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये आइडियल फॉलो। फिर वाटर एंड इथेनॉल, हमने बोला था इथेनॉल में वाटर भी कंप्लीटली मिक्स हो जाता है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसके बाद है एसीटोन एंड CH2, ऑफ कोर्स ये होगा, ये हमने वहां पे ऑप्शन आपको लिखवाया भी हुआ था। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए होगे, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। नहीं होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है ईथर का। इसके बीच में क्या लगा दोगे, CO। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एसीटोन का। एसीटोन में 2 एल्काइल के बीच में क्या आ जाता है, CO। फिर इसके बाद क्या है CH2। CH2 क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। वहां पे भी मैंने बताया हुआ था। अच्छा, कार्बन डाइसल्फाइड आपका कहीं पे यूज भी होता है एज अ कैटलिस्ट। याद करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, तो वहां पे हम रिडक्शन में यूज करेंगे यही वाला कैटलिस्ट। फिर इसके बाद है 10th नंबर। 10th नंबर में बात करते हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राउट लॉ से आ रहा है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल से आ रहा है। अब इसमें बोल रहे हैं अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्वेश्चन क्या पूछा, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी क्या थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है। डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, मैंने ये भी बताया था कि क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो ये भी होगा।
तीसरा है इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आता है। क्या नहीं आता? वॉल्यूम। हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया हुआ था जिसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है वो सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, और जहां पे नहीं होता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, तो ऑफ कोर्स यही आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। तो 10th का आंसर है आपका डी नंबर, ऑल द एबव। फिर आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑस्मोटिक प्रेशर तुरंत दिमाग में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है CRT, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? N/V। अब खुद सोचो कि अभी लग रहा होगा कि काश पहले वाला लेक्चर ध्यान से देखा होता, मैंने साफ साफ बोला था कि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो वॉल्यूम अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हुई। तो फिर इसके बाद अब तुम्हारा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेम्परेचर, तो ठीक है, टेम्परेचर में तो डिपेंडेंट होगी, तो टेम्परेचर सही हो गया। फिर बोल रहा है कंसंट्रेशन, भैया कंसंट्रेशन में भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना CRT, तो कंसंट्रेशन के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। फिर इसके बाद बोल रहा है बोथ A एंड B, तो बोथ है A एंड B आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 11th नंबर का ऑप्शन क्या होगा? C नंबर, बोथ A एंड B। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा अब हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट समझते हो? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि आराम से जो हमारा कैसा हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे NaCl है, AlCl3 है, यूरिया है, ग्लूकोज है, ठीक। NaCl, सबसे पहले NaCl को क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, वो टूटा मिलेगा क्योंकि M है। फिर इसके बाद वो जुड़ेगा, जुड़ने के बाद वो कहीं जाकर के फ्रीज होगा, समझ में आया? पहले वो आयनिक स्टेट में, आयनिक स्टेट के बाद पहले वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर वो कहीं जाकर के फ्रीज होगा। फिर है हमारा AlCl3, AlCl3 भी कैसा होता है? आपका आयनिक होता है। इसके बाद यूरिया, यूरिया आयनिक नहीं होता है, लेकिन यूरिया को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसमें हमारे 2 एमिनो ग्रुप दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 एमिनो ग्रुप। ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको बहुत जल्दी फ्रीज हो जाएगा, आप कभी भी पानी में, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट को तो घर पे भी कर सकते हो। NaCl मिल जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा ग्लूकोज मिल जाएगा, तीसरा आपको यूरिया मिल जाएगा, AlCl3 भी मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी में डिसॉल्व करके फ्रीजर में डाल करके देखना कौन कितनी जल्दी फ्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज होगा। तो पहला ऑप्शन आपका कैसा है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन का आंसर? ये डिपेंड कर रहा है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। ध्यान रखिएगा, जिसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी जल्दी फ्रीज हो जाएगा, जिसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना देर में फ्रीज होगा। आयनिक वालों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। आप लोगों ने क्लास 11 तक पढ़ रखा होगा, जहां पे पढ़ रखा हुआ था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ाया हुआ था फ्रॉम स्टार्टिंग। अच्छा हमने कैसे पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन कभी भी आपने पढ़ रखा होगा तो वहां पे पढ़ रखा होगा कि आयनिक सॉल्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे हाई होता है। आयनिक बॉन्ड आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो आयनिक जब इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो स्ट्रॉन्ग को फ्रीज होने में समय कैसा लगेगा आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड है क्वेश्चन, तो इसका 1m ग्लूकोज। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। भाई हेनरी लॉ तो ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे करता है। सबसे अच्छे एग्जांपल इसके क्या होते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में टेस्ट तभी आता है जब आप कोल्ड ड्रिंक नई नई ओपन करके उसको पीते हो, और अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक बार कैप खुल जाए, एक बार प्रेशर उसका निकल जाए बाहर, फिर आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैसी हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो आप यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? पहला दिया हुआ है गैस, सेकंड लिक्विड, थर्ड है सॉलिड, फिर इसके बाद है ऑल ऑफ एबव। ऑफ कोर्स इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा गैस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद। गैस की सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे लेक्चर पे ये भी हमने आपको बताया हुआ था, इसीलिए हमने वहां पे एक चीज आपको बहुत बताई हुई थी जब हम पेपर सॉल्व करवा रहे थे या लेक्चर दे रहे थे, कि जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली उतने ही टॉपिक से मिलेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज उतना ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद।
गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, ऑफ कोर्स इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से तो होती नहीं है, ठीक है। हमने वहां पे एग्जांपल भी दिया था, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में रख दो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बाहर रख दो, भाई अभी सीजन नहीं चल रहा है, विंटर टाइम चल रहा है, बाहर रख दो, तो क्या उसके अंदर गैस की सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी? बिल्कुल कम नहीं होगी। उसको उठाकर फिर से फ्रीजर में डाल दो, फिर से उसकी सॉल्बिलिटी उतनी ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर उतना ही एग्जर्ट है वहां पे, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से तो वो ऑफ कोर्स कम हो जाएगी ना, इंक्रीज तो होगी नहीं। फिर इसके बाद है इंक्रीज इन प्रेशर, बिल्कुल जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। प्रेशर कुकर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। क्यों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है? क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत हाई अप्लाई होता है ना। वही आप किसी कंटेनर में अगर खाना बना दो तो देर से आपका खाना बनेगा, टाइम टेकन ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए आप लोग कब जब बहुत जल्दी बनाना होता है तो सबसे ज्यादा हम लोग प्रेफर क्या करते हैं? तहरी बनाना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन प्रेशर, आंसर नंबर सी। देखो जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो हमेशा टफ लगते रहेंगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सर अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है दीज आर द mixture which have the same composition when it present in a liquid state and when these are getting vaporized and when present in a vapor state also having the same composition। तो लिक्विड में भी वही कंपोजिशन हो और जब वेपर में आए तब भी कंपोजिशन का रेशियो वही होना चाहिए। क्या? रेशियो उतना ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक। अब इसने बोलना है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बिल्कुल नहीं। आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन, करते ही नहीं है। बोथ ए एंड सी, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग मिक्सचर जब आप मिक्स करते हो ना, अगर अच्छा बॉइलिंग पॉइंट को मिक्स नहीं करोगे तो आप खुद सोचो वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा, तो ए नंबर तो होगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा होता है जिसमें वो बॉइलिंग में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो ए एंड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड सी, इसका मतलब आंसर नंबर डी। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 आपका असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन अच्छा कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मिल जाते हैं, कभी कभी 3 मिल जाते हैं, कभी कभी 1 ही मिलता है, ठीक है। तो असर्शन रीजन में पहला आपका क्वेश्चन पूछ रहा है द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट डिक्रीज। क्या बोल रहा है? अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट समझते हो? वॉलेटाइल सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और नॉन वॉलेटाइल जो कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर आप सॉल्वेंट में मिला रहे हो, किसमें मिला रहे हो? सॉल्वेंट में मिला रहे हो। डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स डिक्रीज हो जाएगा। याद है वहां पे भी हमने एग्जांपल देकर बनाया था कि ए को अगर कर रहे हो तो वो वेपराइज हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका टॉपिक कैसा था, उसका जो नेचर था वो वॉलेटाइल था। फिर उसमें नॉन वॉलेटाइल बी मिला दिया था, याद है? तो बी के जो बॉल्स थे वो ऊपर आ गए थे, तो वो ए को वेपराइज नहीं होने दे रहे थे, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा हो गया था? कम हो गया था। इसी को तो बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर इसके बाद तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है द सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द सम सरफेस एरिया। देखो अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों को याद हो सकता है कुछ को याद नहीं हो। यहाँ पे 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में आपने सब ए ले रखा हुआ है, और ये जितना ए है ये सारा का सारा कैसा है? वॉलेटाइल है, ठीक। फिर इसके बाद वॉलेटाइल समझते हो ना, जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब तुमने यहाँ प्रेशर लगा दिया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। इतनी वेपर आई यहाँ पे। अब तुमने यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया, इसमें वही ए है। ए कैसा है? वॉलेटाइल। कैसा है? वॉलेटाइल। अब तुम इसमें क्या मिला दे रहे हो? ये बी मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? बी। ए अभी भी नीचे है, ध्यान रखना। तो बी ने क्या किया? बी का नेचर कैसा था? नॉन वॉलेटाइल। कैसा नेचर था? नॉन वॉलेटाइल। अब देखो ये ए को ऊपर जाने दे रहा है? नहीं जाने दे रहा। तुम प्रेशर तो अभी भी लगा रहे हो, लेकिन ये ए को ऊपर जाने दे रहा नहीं। इसने इसका सरफेस क्या कर रखा हुआ है? रोक रखा है भाई। तो ये वेपर में नहीं, केवल ये वाला वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वेपर में, ये वेपर में, बी वाला वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देगा। तो आप खुद सोचो इसकी वेपर से इसकी वेपर कैसी हो गई? कम हो गई। इसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बोल रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द सरफेस एरिया। हाँ भाई, इन्होंने सरफेस एरिया को क्या कर रखा हुआ है? ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम कर रहे हैं। अगर इनको ऊपर चले जाने दे तो ये भी वेपराइज हो जाएंगे, तो इनकी रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या कर रहे हैं? कम। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा
assertion and reason both are correct and the reason is the correct explanation of assertion. तो आपका सेक्शन है यहीं पे सॉल्व होता है. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन बी. हम आपकी पूरा सॉल्विंग करने जा रहे हैं. यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे टोटल आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरी क्वेश्चन कंटेनिंग 2 मार्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी. ठीक है बेटा, ये 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है भाई. ठीक है, हमने वहां पे भी आपको बोला था कि जो कैलकुलेट करना है वो पहले क्वेश्चन मार्क करके लिख लो. फिर इसके बाद बोला है 10 ग्राम NaOH. ठीक है भाई, NaOH दे रहा है, कितना दे रहा है, 10 ग्राम दे रहा है आपको क्वेश्चन पे. इसका मतलब है दिस वन इज द वैल्यू ऑफ W. देखो जो भी ग्राम में दे रहा है ना वो वैल्यू हमारी किसकी है, गिवन मास की वैल्यू है. फिर इसके बाद NaOH के बाद आपको दे रहा है 500 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर दे रहा है कितना, 100 ग्राम. कितना दे रहा है, 100 ग्राम. ठीक. मोलर मास भी क्वेश्चन में दे रहा है. अच्छा नहीं देता मोलर मास तो आप कैलकुलेट कर लेते. ठीक है, बट यहाँ पे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, 40 हो जाएगा. नहीं दे रहा होता तो Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है. अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है आपका, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक, किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट. किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो अपने आप. गिवन मास कितना था क्वेश्चन में, गिवन मास क्वेश्चन में था आपका 10 ग्राम. मोलर मास कितना है आपका 40 और यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 100. सॉल्व कर लो. 0.5 है. कितना आंसर आएगा आपका, 0.5 है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन. किसका दे रहा है भाई, प्योर बेंजीन. प्योर बेंजीन वेपर प्रेशर, तो तुरंत क्या लिख दो, P0. ध्यान रखना प्योर के लिए नॉट जरूर लगाओ. फिर इसके बाद कितना दे रहा है, 640 mmHg. कितना है, 640 mmHg. Hg यहाँ पे क्या है, पारा. अच्छा Hg को पारा क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है. Hg को पारा इसलिए बोलते ना, तुम बहुत पारा चढ़ रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होता है तो ये क्या करता है, वैल्यू को हाई कर देता है. अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है. फिर इसके बाद बोल रहा है अब नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड. ठीक है, वेइंग कितना दे रहा हुआ है, 2.175. तो ये इसका वेट दे रहा है, कितना दे रहा है, 2.175 के. तो मैम आपने कैसे जान लिया W, अभी हमने आपको बताया हुआ था कि ग्राम में है तो वो W की वैल्यू है. फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसमें ऐड किया जा रहा है 39 ग्राम बेंजीन. कितनी ऐड करी जा रही है, 39. ये क्या दे रहा है यहाँ पे, बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला C6H6. अच्छा ये जो वेट दे रहा है ना, इसका फॉर्मूला नहीं दिया है, मतलब इसका मोलर मास हम लोग नहीं जानते क्या है. फिर इसके बाद बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहा है, मतलब PS का वेपर दे रहा है. कितना दे रहा है, 600 mmHg. अब आपसे बोला है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस. सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा. आइए देखते हैं सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा. तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला राउल्फ लॉ याद आ रहा है, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का मतलब समझते हो ना, गिवन मास, मोलर मास, मोलर मास, गिवन मास. दूसरे के लिए वैल्यू पुट कर दो. P0 की वैल्यू आप जानते हो क्वेश्चन में कितनी है, 640 है. PS की वैल्यू क्वेश्चन में जानते हो कितनी है, PS की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 600 है. अपॉन फिर अगेन PS की वैल्यू कितनी है, 600 है. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्वेश्चन में देख ही रहे थे आप कितनी है, 2.175. ठीक है, इसका मोलर मास जानते नहीं हो, है ना. फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 39 थी. इसका मोलर मास, बेंजीन का मोलर मास निकाल लोगे तो बेंजीन का मोलर मास कितना आएगा, कार्बन का 12 की क्वांटिटी कितनी, 16 के बाद फिर तुम्हारा H1, फिर इसके बाद इसकी क्वांटिटी 6. सॉल्व कर लोगे 78 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 78. तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 78. अब आप इसको सॉल्व कर लो. तो सॉल्व करने में यहाँ पे आपका कितना आ गया भाई, 40, 600, यहाँ पे 2.175, 78 m 39. फिर तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू कितनी जा रही है. आप सोच रहे होगे मैम बैठी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा. ठीक,
यहाँ पे 2m मल्टीप्लाई, ठीक है, आप खुद सोचो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, m मल्टीप्लाई 39, तो हमारा यहाँ पे 39m आ जाएगा सीधे सीधे। और 30 का मल्टीप्लाई आपका इधर जा रहा है 2.175 मल्टीप्लाई 72। अच्छा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से भी देखा करो, है केवल बेस्ड मत रहा करो। 2.175, अच्छा वैल्यू अगर पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट में हो ना तो आप 2 डिजिट में रख सकते हो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 72, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3940, तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 65.3, कितनी आ जाएगी 65.3। ये आपका मोलर मास आ जाएगा। किसका मोलर मास है ये देखो, ये जिसका ग्राम दिया था इसका फॉर्मूला नहीं गिवन था कि ये किसका ग्राम दिया है, तो ये उसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका। अच्छा इन क्वेश्चंस को छोड़ा मत करो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरे नंबर दे करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, द सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग। अच्छा ये क्वेश्चन आपका देखो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। इससे बोल रहा है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका ग्राम दे रहा है कितना 30 ग्राम, ठीक है 30 ग्राम। फिर वो बोल रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर, दूसरा आपको दे रहा है वाटर। अच्छा देखो इसका नेचर नहीं बता रहा है, इसका मतलब है कि इसका मोलर मास आपसे फाइंड आउट। अच्छा कुछ क्वेश्चंस को देख करके पता लगा लिया करो, जब नहीं दे रहा है उसका सिर्फ नेचर बता रहा है वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल, वो ये नहीं बता रहा है कि आपका ये है क्या। वाटर का कितना दे रहा है, वाटर का दे रहा है 90 ग्राम। फिर 90 ग्राम के बाद आपको बोल रहा है 2.8 पास्कल, ठीक है कितने दे रहा है 2.8, ये वेपर प्रेशर दे रहा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का कितना दे रहा है, वाटर का वेपर प्रेशर दे रहा है। अच्छा वाटर कैसा हुआ, वाटर प्योर हुआ, तो प्योर का मतलब वो पी नॉट की वैल्यू हुई। पी नॉट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3.64। फिर इसके बाद है पास्कल। अब यहां पे बोल रहा है आपसे, क्या बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है लगा लो अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला वही है, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल, इसके लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर यहाँ पे मोलर मास अपॉन गिवन मास। वैल्यू को पुट कर दो, पी नॉट वैल्यू कितना है 3.64 माइनस 2.8। अच्छा हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी तुमको, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा किसकी रहती है, प्योर की रहती है। किसकी वैल्यू रहती है, प्योर की रहती है 2.8। अब यहाँ पे इसका कितना दे रहा है 30 दे रहा है। इसका मोलर मास आप जानते हो, इसका मोलर मास नहीं पता हमको, और इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है आप सबको पता है, कितना होता है 18। फिर इसके बाद इसका 18 हो गया, इसका गिवन मास की वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में 90। क्वेश्चन देखो वैल्यू यहीं पे थोड़ी इजी हो गई ना, तो इसको यहीं पे इतना ही सॉल्व कर लिया करो। फिर यहाँ पे तुम्हारा कितना चला जाएगा 4 आ गया, 16 8 आ गया 0 2.8, और यहाँ पे 6 अपॉन क्या आ गया m। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा m इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन 0.84, है ना। अब इसको सॉल्व कर दोगे तुम, है ना, तो इस क्वेश्चन पे वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 2.69, कितनी आ जाएगी वैल्यू 2.69 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ये तुम्हारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद तुम आ रहे हो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन जरूर देखते रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। ठीक कितना दे रहा है 0.1 m। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना, ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हो ना, CRT। ठीक, अब यहां पे बोल रहा है R की वैल्यू भी, अच्छा क्वेश्चन में दे रहा है, R की वैल्यू कितनी दे रहा है, R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 0.0821। ठीक है, अगर नहीं हो वैल्यू तो इतनी वैल्यू बेटा आपको याद करके रखनी है। फिर इसके बाद अब वैल्यू पुट कर दो,
ऑस्मोटिक प्रेशर C की वैल्यू क्या होती है N अपॉन V। N अपॉन V की वैल्यू वो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है आपको, कितनी दे रखा हुआ है 0.1। फिर इसके बाद R की वैल्यू 0.0821। T की वैल्यू क्वेश्चन में ऑल्सो गिवन है, T की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। कितनी वैल्यू दी रखी हुई है 300 केल्विन। ठीक है, तो आपकी वैल्यू देखो यहाँ पे सभी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑलमोस्ट केवल 3 का आपको मल्टीप्लाई करना है तो इतना आ जाएगा, और जो यूनिट हमारी आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगी। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू किसकी इक्वल कर दोगे आप, CRT के इक्वल कर दोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर डाल दें, क्वेश्चन नंबर था ये 21 क्वेश्चन में आ जाओ। 21 क्वेश्चन क्या बोला है 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज का कितना दे रखा हुआ है 1.8 ग्राम। दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ W। फिर इसके बाद वो बोल रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में कितना दे रखा हुआ है 100 ग्राम। फिर इसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन समझे, अच्छा बच्चे इधर बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको समझ में नहीं आता TF निकालें, डेल्टा TF निकालें कि KF निकालें। तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, KF फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, और जब वो TF बोलेगा तो TF की वैल्यू ध्यान रखना ओवरऑल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, TF निकालना है। फिर इसके बाद वो क्वेश्चन में किसकी किसकी वैल्यू दे रहा है, KF की वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन पे, KF की वैल्यू कितनी दे रहा है 1.86। फिर इसके बाद वो बोल रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना दिया हुआ है, तो ग्लूकोज का मोलर मास बेटा अगर कैलकुलेट भी करोगे तो कितना आ जाएगा 180। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, KFM। याद है हमने बताया हुआ था आपको कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी को जब ओपन करते हो तो KF आ जाता है, KF हमारा यहाँ पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। आपका ये लिखा हुआ है मोलैलिटी फाइंड आउट कर लो, तो मोलैलिटी की वैल्यू कितनी होती है, आप क्या तो पूरे क्वेश्चन के लिए लिख दो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। KF की वैल्यू कितनी थी 1.86। फिर क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ गिवन मास क्वेश्चन में कितना गिवन है 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम। मोलर मास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 के बाद अब क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बोल रहा था 100। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ गया, सॉल्व कर दोगे आपका आंसर डेल्टा TF ठीक है, तो 0.18। अच्छा देखो इनमें कैलकुलेशन भी कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.186। ये आपका हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, कितना गिवन है C6 का S6 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353.23 केल्विन। फिर इसके बाद बोल रहा है व्हेन 1.80 ग्राम 1.80 ग्राम, ये क्या है 1.80 ग्राम, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब इसका मोलर मास नहीं पता हमको, मोलर मास नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद वो बोल रहा है डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहां पे इसका गिवन मास कितना है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक, फिर इसके बाद वो बोल रहा है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के बाद बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ठीक रेज हो रहा है, कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट रेज हो रहा है, इसका मतलब है TB। TB कितना जा रहा है आपका 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, देखा ये मैंने बताया था, वहीं पे आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। KB फॉर बेंजीन, KB की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, कितनी गिवन है KB की वैल्यू 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स।
ठीक है, ये आपकी वैल्यू थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब कैलकुलेट आपको मोलर मास करना है, तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला वो याद है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा टी बी के बाद के बी, और यहाँ पे हमारी क्या आ रही थी, मोलालिटी आ रही थी। ठीक, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम और डिस्क्राइब कर देंगे तो के बी यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या चला जाएगा यहाँ पे 1000 चला जाएगा। अब आप खुद ही देखो कि डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, डिप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। यहाँ पे आपको टीबी की वैल्यू दे रहा है और टीबी नॉट की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि बेंजीन में कर रहा है, और बेंजीन यहाँ पे किसकी तरीके बिहेव कर रहा है, बेंजीन इज बिहेविंग लाइक एज अ सॉल्वेंट। किसकी तरीके बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, निकालने के लिए आप कर लोगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग में जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग कम होगा। जैसे पानी 100 पे बॉइल हो जाता है, अगर पानी में तुम सॉल्यूट के पार्टिकल मिला दो तो वो 100 में बॉइल नहीं होंगे, वो 100 से ज्यादा में बॉइल होंगे, तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा। अब देखो यहाँ पे टीबी की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 354.11, माइनस टीबी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 353.23। तो आपका कितना आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 11.3, ठीक, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। डेल्टा टीबी की वैल्यू अब आप यहाँ पे रख दोगे। याद रखिएगा, आप करते क्या हो, आप इनमें से कोई वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देते हो, वो नहीं करना है। केबी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी, 2.53। फिर इसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू, गिवन मास आपको गिवन था क्वेश्चन में, कितना गिवन था, 1.80 1000। मोलर मास क्वेश्चन है बेंजीन का कितना गिवन था, तो बेंजीन का, अच्छा मोलर मास आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ये मोलर मास आपको कैलकुलेट करना था। और डब्ल्यू सॉल्वेंट का कितना गिवन था, डब्ल्यू सॉल्वेंट का गिवन था 90। तो मोलालिटी के लिए आप 2.53 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.88 मल्टीप्लाई 9। तो यहां पे मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, ये आपका मोलर मास है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, NH2CO NH2। अब करना क्या है आपको, मास ऑफ यूरिया, इसका मतलब है W कैलकुलेट करना आपका, क्वेश्चन मार्क। फिर वो बोल रहा है रिक्वायर द 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर गिवन है बेटा, कितना गिवन है, 500 ग्राम। फिर वो बोल रहा है रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80% ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर से वो वेपर प्रेशर इसका कितना कर रहे हैं, 80%, मतलब PS का P नॉट की कंपेयर में कितना जा रहा है, 80%, मतलब 80/100। ठीक, फिर इसके बाद है मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया नहीं होता तो आप कैलकुलेट कर लेते, बट गिवन है तो कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा आपका 60। तो आप सीधी सी बात है कि यहाँ पे वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, P नॉट माइनस PS/PS इज इक्वल टू N/N, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास अपॉन गिवन मास। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ओवरऑल आप कितना लेट कर रहे हो, तो ओवरऑल 80% कर रहे हो, तो आप सीधी सी बात है कि ये समझ करके रखो कि यहाँ पे कितना है 80, तो यहाँ पे कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20। फिर यहाँ पे हमारा गिवन मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गिवन मास आपको क्वेश्चन पे नहीं गिवन है, यही आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास आपको वाटर का पता है 18 होता है, और यहाँ पे मोलर मास जो आपका दिया हुआ यूरिया का कितना होता है 60 होता है, और यहाँ पे यूरिया की क्वांटिटी आपको दे, हाँ वाटर की क्वांटिटी आपको दे रखा है कितना 500। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपकी W की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो पहले तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 60/20 3 टाइम्स, तो हमारा यहाँ पे 18 W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 6 180 मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 1500 अपॉन
18। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। 5% समझते हो? 5% का मतलब होता है 5 ग्राम। फिर इसके बाद वो बोल रहा है केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। फिर इसके बाद बोल रहा है वाटर हैज द फ्रीजिंग पॉइंट इतना केल्विन। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 271 केल्विन। फिर इसके बाद बोला है कैलकुलेट द फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन। फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन, फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन समझते हो? फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। दूसरा इसमें क्या दे रखा हुआ है? ग्लूकोज C6H12O6, इट इज ऑल्सो द 5%। 5% मतलब 5 ग्राम। KF की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी हुई है? KF की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हुई 1.86 kg मोल इनवर्स। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा हुआ है 270। ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ वाटर का 273.15 कैल। ठीक, अब क्वेश्चन में कैलकुलेट इसको करना है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए क्या करने वाले हो। आप अगर इसको उठा रहे हो पहला फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू के एफ गिवन मास, गिवन मास के बाद मोलर मास। ठीक, अब देखो गिवन मास करते हो, फिर मोलर मास करते हो, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट आप कर रहे हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1000। वैल्यू रख दो। के एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रहा है? 1.86। डब्ल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 5 दे रहा है, 1000 दे रहा है। मोलर मास आपको ग्लूकोज का अच्छे से पता, वो सुक्रोज का आपको अच्छे से पता है कितना होता है? 342 होता है। और यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी दे रहा है, तो वाटर का क्वांटिटी कितना देगा? तो आप खुद सोचो, अगर ये 5% है तो ओवरऑल बचा हुआ कितना होना चाहिए आपका? 90% होना चाहिए, 95% होना चाहिए। ठीक, अगर आपको कभी ये नहीं दिए गिवन होना, तो बिना कुछ सोचे समझे आप यहाँ पे कितना लिख लोगे? 100 लिख लोगे। कितना लिख लोगे? 100 लिख लोगे। आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद दूसरा आप फिर से सॉल्व करेंगे सेकेंड वन वाले को। इसमें भी आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.86 आ जाएगी। ये हमारा 5 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका मोलर मास, अब यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन 100 रख दोगे। अच्छा, कुछ वैल्यूज को आप ना यहीं से कट कर दो तो आपके लिए भी इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे? तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.86 183.42। ठीक, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ वैल्यू आएगी 342 समथिंग। अब आप यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लो। डेल्टा टी एफ हमारा कितना हो जाएगा? टी एफ माइनस टी एफ। ठीक है, टी एफ माइनस टी एफ नॉट। अब देखो यहाँ फ्रीजिंग में क्या करते हो? नॉट वाली वैल्यू पहले होती है। नॉट वाली वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी हुई है 373.15। कितनी दे रखी है? 373.15। अब यहाँ पे इस वैल्यू को कितना दे रखा हुआ है? 0.3। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारा इतना कितना आ जाएगा? 272.63 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर सी पे। ठीक है, देखो सेक्शन नहीं चेंज किया हुआ है, सेक्शन ए बी हो चुका है आपका। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा था, जब क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला था स्टेट द राउट लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 volatile components। ओके, 2 volatile component, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द सॉल्यूशन फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक, सबसे पहले देखो 2 वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए हम लोग देखते हैं राउट लॉ। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे क्या ले रखा हुआ है? सॉल्यूट ले रखा हुआ है, वो भी वॉलेटाइल है। जो सॉल्वेंट ले रखा हुआ है वो भी वॉलेटाइल है। दोनों वॉलेटाइल है। इसका मतलब है कि दोनों को जब आप चेंज करोगे तो दोनों के दोनों आपके किस में चेंज हो रहे हैं? वेपर में चेंज हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? तो वॉलेटाइल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? वॉलेटाइल।
अब आपको ये पता हुआ है कि राउट लॉ क्या बोलता है, हमारा जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे आपने जो ए ले रखा हुआ है इसको हम लोगों ने क्या ले रखा हुआ है, सॉल्यूट। क्या है ये, सॉल्यूट। दूसरा वाला जो है ये भी हमारा क्या है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का ही नेचर कैसा है, वोलेटाइल। तो दोनों के लिए आपने क्या कर दिया यहाँ पे पी ए नॉट काई ए और यहाँ पे पी बी नॉट काई बी, ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, इसके लिए भी कुछ वैल्यू आएगी, इसके लिए भी कुछ ना वैल्यू आएगी। तो जो हमारा ओवरऑल टोटल आएगा वो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। अब वो बोले हाउ इज इट वी कंपेयर फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल के लिए आप खुद सोचो, यहाँ पे ए और बी अगर दो ले भी रहे हो, आप ए भी ले रहे हो बी भी ले रहे हो, तो ए का नेचर कैसा है, वोलेटाइल, और दूसरे का नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल तो वेपर दे ही नहीं रहा ना, तो इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है, इसकी वैल्यू तो हमारी कितनी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहां पे जो हमारा P आएगा वो P किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केवल पी ए नॉट काई ए के। क्यों, क्योंकि ये हमारा नेचर में कैसा था, वॉलेटाइल। फिर इसके बाद वो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल हमारा कैसा है, वॉलेटाइल, वाटर भी कैसा है, वॉलेटाइल। दोनों को मिक्स करोगे तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, फॉर द वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए इथेनॉल एंड वाटर। दूसरा हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, तो इसके लिए हमने ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में आप नमक पानी का मिक्सचर होता है, जिसमें ये हमारा नॉन वॉलेटाइल हो जाएगा, जिसमें जो हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट तो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो रहा, केवल पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला डिफाइन द एजियोट्रॉप। ठीक, अब देखो एजियोट्रॉप के आगे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि आप अगर पहले के लेक्चर देखोगे तो वहां पे एजियोट्रॉपिक मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ऐसे हमारे बाइनरी मिक्सचर जिसमें आपके दो कंपोनेंट कम से कम होने चाहिए। तो जो हमारा बाइनरी मिक्सचर है वो लिक्विड स्टेट में जिस कंपोजिशन में हो उसका रेशियो वही सेम रेशियो मिलना चाहिए जब वो किस में कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो। किस में कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो। तो दैट मिक्सचर्स आर नोन एज अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपकी कि लिक्विड में भी आपका कंपोजिशन और जो रेशियो है वो सेम रेशियो आपको किसमें मिलना चाहिए, वेपर में मिलना चाहिए। फिर वो आपसे क्वेश्चन इसी के आगे पूछ रहा था एक्सप्लेन द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप विद एग्जांपल। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा ना, इसके लिए एक चीज याद रखा करो। इसके लिए ये हम याद रखेंगे कि सॉल्वेंट का जो वेपराइजेशन होगा, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लोअर आएगी। कैसी आएगी, लोअर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है इथेनॉल और पानी को। पानी आपको अच्छे से पता है कितने पे बॉईल होता है, 100 पे। लेकिन जब इथेनॉल को पानी मिला देते हो ना तो उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वहां पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट होता है, और आपको अच्छे से पता है कि इसका 100 होता है, लेकिन जब आप इसमें इथेनॉल मिला देते हो तो ये बॉयल हो जाता है हमारा 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है कि जो ए के बीच में इंट्रैक्शन होता है और बी के बीच में इंट्रैक्शन होता है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन की वैल्यू। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ एंड वन एग्जांपल फॉर ईच। आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की अगर आप बात कर रहे हो ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द इंट्रैक्शन। हमने बार बार आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन इंट्रैक्शन पे डिपेंड है, और इंट्रैक्शन किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो पहले तो उसका नेचर जान लो कि वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ पे आ गए, तो इसमें जो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो हमेशा स्मॉलर देन होता है ए के बीच में इंट्रैक्शन, बी के बीच में इंट्रैक्शन। मतलब समझ पा रहे हो उसका, देखो एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है। ए के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, बी के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, फिर ए है फिर बी है। वो ये बोल रहा है आपसे कि जब आप पॉजिटिव डेविएशन ले रहे हो राउट लॉ में, जब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन ले रहे हो, तो उसमें ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन हो रहा है इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, कम होगी। जब ए और ए के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी।
वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपेंड अपॉन द इंट्रैक्शन। और डेल्टा एच जो मिक्सिंग आ रही है कि अगर आप इसमें कंसंट्रेशन को मिक्स कर रहे हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, 0 से। फिर इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एग्जाम्पल इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन का, क्योंकि एग्जाम्पल भी उसने क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। फिर निगेटिव डेविएशन में आ रहे हो, निगेटिव डेविएशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा बेटा। इसमें ए बी के बीच में जब इंट्रैक्शन हो रहा था तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, हाई, और ए के बीच में इनकी वैल्यू कैसी होने लगेगी, लो। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मिक्सिंग कर रहे हो आप कंसंट्रेशन की तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, लोअर देन 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपका ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो प्रॉपर्ली आपका बहुत जल्दी उठ जाता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लोगे किसका, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का। यह हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन delta TF is equal to KFM for the dilute solution. How KF is related to the molar mass of solvent? तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन बहुत बार आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आप देखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए वो बोल रहा है, तो आपको भी पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाता है मोलैलिटी। तो एक तो आपका फॉर्मूला यही बन गया जिसने उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था। फिर इसके बाद जब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ड्राइव करते हो तो आपका क्या हो जाता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज व्हाई हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। अब वो क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ इज इट KF रिलेटेड टू द मोलर मास। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा देता, KF कैसे रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप यहाँ पे KF कर दोगे, KF के बाद TF मोलर मास W सॉल्वेंट अपॉन W मल्टीप्लाई 1000। ये किसका होगा, सॉल्यूट का। ये आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, सेक्शन सी के। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉन्ट हाफ फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, आइए देखिए। अब देखो यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक वॉन्ट हाफ फैक्टर I निकाले, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालनी है। तो सबसे पहले आपने क्या ले रखा हुआ था, KCl को ब्रेक कर दो। किस में ब्रेक कर रहे हो, K पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में। तो K पॉजिटिव का एक ही हो गया, तो इसका मतलब हियर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। आपको अच्छे से पता है कि I की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करते हो। I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है आफ्टर डिसोसिएशन वैल्यू कितनी है, 2। बिफोर डिसोसिएशन वैल्यू कितनी थी, तो कितना आ जाएगा, 2। KCl के लिए कितना आ जाएगा, 2। फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं कि यहीं पे आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। तो आप ओवरऑल पहले यहाँ पे कितना था, अल्फा n-1, क्योंकि n हमारा था, इसके बाद n-1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू यही 2 डिजिट्स होती हैं, 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। वैल्यू को पुट कर दो, i की वैल्यू 2 हो गई, 1 हो गया, अल्फा 2 - 1। सॉल्व कर लीजिए आप, 2 - 1। फिर इसके बाद आपको पता है 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा 2 - 1 1। तो अल्फा की वैल्यू ये रही और आई की वैल्यू कितनी रही आपकी, 2। ठीक है, आपका सेक्शन सी यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन डी क्वेश्चन। सेक्शन डी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम अपना फोर्थ सेक्शन। फोर्थ सेक्शन है आपका केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये सेक्शन ए जैसे ही है क्वेश्चंस, ये आपको पूरे नंबर दे करके जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कभी भी छोड़िएगा नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई द सी वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। देखो बेटा, सी वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग क्यों, क्योंकि आप देखते हो ना सी वाटर में आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है सॉल्ट का। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ कंटेंट होता है सॉल्ट का। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ 3.5% जो कंटेंट होता है, ये हमारा किसका कंटेंट होता है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। अगर इतना ज़्यादा सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा ना, तो आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। किसका प्रॉब्लम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आप सफर करने लगते हो। दैट इज वाई सी वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका गिवन है कि व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस एंड हाउ इज यूज फॉर द डिसैलिनेशन।
तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस में ना ये जो अप्लाइंग प्रेशर होता है, अप्लाइंग प्रेशर समझते हो, जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है ऑस्मोटिक प्रेशर से। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है? जो ऑन सी वाटर ऑफ द थ्रू द एसपीएम लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है जिससे कि आपका जो सॉल्ट प्रेजेंट है पानी में वो क्या हो जाए, पानी से आपका आउटर साइड रिलीज हो जाए। और आपका जो वाटर, ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है? थ्रू आउट द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होती है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। थर्ड, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि ये यूज हम डिसैलिनेशन के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डिसैलिनेशन में क्या होता है कि जो आपका सी वाटर होता है, जब सॉल्ट वहां से हट जाएगा तो वो पानी हमारा कैसा हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज यूज एज अ पोर्टेबल वाटर, और हम लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन बोला था इफ द सी वाटर कंसीडर एज अ 0.6 m। देखो यहाँ पे 0.6 m दे रखा हुआ था, दिस इज वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। फिर इसके बाद वो बोल रखा हुआ था 300 केल्विन, तो मैंने यहाँ टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। आर की वैल्यू दे रहा था 0.0821, वो मैंने वैल्यू दी हुई है आई। अब वो NaCl के लिए, तो बेटा NaCl को तोड़ दोगे तो NaCl को ब्रेक किस में करोगे? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ रही है? एक क्वांटिटी इसकी आ रही है, एक क्वांटिटी इसकी आ रही है, ओवरऑल क्वांटिटी कितनी आ रही है? 2 की। और आपका आई क्या बोलता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये बोलता है आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितनी वैल्यू थी? 2, और बिफोर डिसोसिएशन वैल्यू कितनी थी? 1। तो हमारी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आई की? 2। तो हमारा यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0.6, आर की वैल्यू 0.0821 और यहाँ पे 3। तो आपका यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी 29.56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 था हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। कैसे पता? तो आपको ये पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है टेम्परेचर के। जब आप इसको ओपन कर देते हो तो हमारे यहाँ पे आ जाता है CRT। सी क्या है? कंसंट्रेशन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। इसका मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर तब इंक्रीज होगा जब आप वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा? डिक्रीज होगा। अब हम आते हैं अपने सेकेंड केस बेस्ड स्टडी में, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोल रहा था स्टूडेंट प्रिपेयर द 2 सॉल्यूशन। एक बच्चे ने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हुए हैं, 1 on ग्लूकोज एंड वाटर। ठीक है, अब ग्लूकोज में पानी मिलाया हुआ है और दूसरा उसने प्रिपेयर किया हुआ है NaCl को पानी में मिला दिया। देखो मैंने यहाँ पे एक ग्लूकोज वाला दे रखा है, एक NaCl वाला ले रखा हुआ है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफर फॉर दिस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है बेटा, ये जो ग्लूकोज है ना, ये डिकम्पोज नहीं, सॉरी, ये ग्लूकोज जो है ना, ये हमारा आयोनाइज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आयोनाइज नहीं हो रहा। आपको पता है कोवेलेंट कंपाउंड है और ये तुरंत क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ड्यू टू द आयोनाइजेशन की वजह से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों के लिए डिफर होंगी। क्यों? क्योंकि एक में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे और दूसरे में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर फॉर द ग्लूकोज एंड NaCl। तो वांट ऑफ फैक्टर NaCl के लिए NaCl को ब्रेक कर लो भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, ये तो ऐसे ही बना रहेगा C6H12O6। तो आपको पता है कि वांट ऑफ फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो इसके लिए वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1 आएगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, KF की वैल्यू दे रखा हुआ है। ठीक है भाई, KF कितना दे रखा हुआ है क्वेश्चन पे? 1.86। और फिर इसके बाद बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको सीधे से यहीं पे कैलकुलेट कर लेना है कि NaCl के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो NaCl के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। फिर इसके बाद KF की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1.86 डेल्टा TF। यहीं से आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद वो यहीं पे बोल रहा है आपसे विच सॉल्यूशन हैव द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में किसका किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा? तो आप खुद सोचो बेटा, जिसका डिसोसिएशन ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेकेंड का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू ग्लूकोज के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बोल रहा है डिफाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत बार बता चुके हैं।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर फुली डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल, जो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। फिर इसी के आगे उन्होंने अच्छा हाँ एक चीज और, कभी कभी ऐसा होता है ना जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में वो 2-3 क्वेश्चन आपको कंबाइन करके देता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है वो पैराग्राफ में उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके प्रॉपरली लिखना है, ताकि उनको समझ में आए कि आप क्या क्या आंसर लिख रहे हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने एक्सप्लेन कर दी। फिर व्हाई द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको अच्छे से पता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा? इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि आप बताओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फुली डिपेंड अपॉन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, and elevation of boiling point also depend upon the particle of solute, that is why these are known as a colligative property and this one is known as a colligative property. फिर इसके बाद बोल रहा है derive the expression of delta TB is equal to KBM, इसको ड्राइव करना है। देखो ऑलरेडी वो ड्राइव फॉर्म में है बट फिर भी कर लो। तो होता क्या है कि जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलैलिटी के होता है। किसके होता है, मोलैलिटी के होता है। जब आप इसको ओपन करोगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मोलैलिटी। तो ये आपका यहीं से आ गया एक्सप्रेशन। फिर इसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना गिवन है, C6H12O6 कितना है, 1.8 ग्राम। फिर इसके बाद वो बोल रहा है अच्छा मोलर मास भी दे रखा हुआ है, नहीं देता तो इसका तो आपको पता ही है कि 180 होता है। 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का कितना है 100 ग्राम है। फिर इसके बाद केबी की वैल्यू दे रहा है, केबी की वैल्यू कितनी दे रहा है आपका 0.52 kg मोल इनवर्स। टीबी नॉट दे रहा है आपको 373 केल्विन, कितना दे रहा है 373 केल्विन। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होता है, टीबी आपको कैलकुलेट करना है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक। अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले और कुछ नहीं गिवन है। फिर इसके बाद आप देखो सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको अच्छे से पता है। देखो यहाँ पे आपने निकाला हुआ है केबी। मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। केबी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, केबी की वैल्यू है 0.52। गिवन मास कितना है क्वेश्चन में 1.8,000। मोलर मास कितना है 180। और इसके बाद आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब क्वेश्चन पे 100 ग्राम है, अगर नहीं भी गिवन होता तो 100 ग्राम ही आप लिखते हो। ठीक है, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 0.52। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, डेल्टा टीबी की वैल्यू आई। अब तुम यहाँ पे देखो टीबी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा हुआ है, कितनी दे रखा हुआ है, तो यहां से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा ना। तो आप खुद सोचो कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.52 और टीबी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, टीबी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी है। टीबी नॉट की वैल्यू दे रखी हुई है, कितनी है 373, हाँ 373 केल्विन। तो टीबी आपका कितना आ जाएगा, टीबी आपका आ जाएगा, अब देखो आपका टीबी आ जाएगा 373 प्लस 0.52, तो कितना आ जाएगा टीबी 373.52। ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, टीबी की वैल्यू होगी। तो देखो क्वेश्चन को कितने फॉर्मेट में पूछा गया था, क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया था 3 फॉर्मेट में। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा था, वाई एलिवेशन इज कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको बताना था कि भाई सॉल्यूट पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल। तीसरा उसने आपसे क्या पूछा था, इसका डेरिवेशन बता दो, भाई इसका डेरिवेशन बता दिया। ये पहला पार्ट था।
ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका थर्ड पार्ट था, और चौथे पार्ट में उसने आपसे क्या पूछ दिया था, एक न्यूमेरिकल पूछ दिया था, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इमेजिन किया कि हाँ फॉर एग्जांपल 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, या इतना नंबर ऑफ डिसोसिएशन है, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, और इसके बाद आपने उसको कैलकुलेट किया, तो ऑब्जर्व अपॉन ओवरऑल कैलकुलेशन की जो वैल्यू होती है, उसका जो रेशियो होता है, दैट्स कॉल्ड द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो उस डिफरेंसेस को ही लेकर के हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि इसका एग्जांपल्स, ठीक है भाई, इसका एग्जांपल अभी हम लेकर के बताते हैं। तो एग्जांपल में अभी हम एक एसिटिक एसिड ले रहे हैं और दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे NaCl ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि हाउ वॉन्ट हाफ फैक्टर रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे NaCl की जगह पे जो क्वेश्चन में दे रहा है इसको एग्जांपल ले लो, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक। आपको भी पता है कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक, क्योंकि ये हमारा सॉल्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा देगा, और ये हमारा वीक एसिड भी है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर द Al2SO4 का होल थ्राइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Al2SO4 का होल थ्राइस मेंशन कर देना है, इसको डिसोसिएट कर दो। इसको डिसोसिएट कैसे करोगे, 2Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे देखा करो आयोनाइजेशन सेम आना चाहिए, 3 2 6 3 2 6, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कितने हैं टोटल 3, और यहाँ पे आयन कितने हैं 2, तो 3 और प्लस 2 कितने आयन हो गए आपके, 5 आयन्स हो गए, कितने आ गए, 5 आयन्स आ गए। अब इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैलकुलेट करें तो 1n-1 अल्फा, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जा रही है। ये यहाँ से क्या निकालोगे, बॉन्ड किसके लिए, Al2SO4 के होल थ्राइस के लिए, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 1, n की वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए, 5 आ रही है, -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, ये किसके लिए था, फॉर Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए। दूसरा आपको इसी क्वेश्चन में वो दे रहा है वांट हाफ फैक्टर Al2SO और एसिटिक एसिड के लिए, तो आप यहीं पे एसिटिक एसिड का ले लो, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको डिसोसिएट कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अब आप देखो एक आयन ये, एक आयन ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, आपका वही सेम फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 2। दोनों के लिए वांट हाफ फैक्टर देख रहे हो, वो बोला था दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर इसके बाद बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या दे रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कैलकुलेट द वांट हाफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे ना, इसके लिए आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा TF, फ्रीजिंग की बात करें तो डेल्टा TF। अच्छा देखो एक डेल्टा TF दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, एक डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 0.188 केल्विन, और दूसरा आपको कितना दे रहा है, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला KF, और यहाँ पे मोलैलिटी, मोलैलिटी भी वो क्वेश्चन में दे रहा है, कितनी मोलैलिटी दे रहा है 0.1, और KF की वैल्यू कितनी दे रहा है क्वेश्चन में, KF की वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में आपके 1.86। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपका क्या आ गया, डेल्टा TF आ गया, ये एक TF दे रहा है। अच्छा ये वाला जो TF जो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, और ये वाला TF, तो ये ऑब्जर्व और ये हमारा कैसा हो गया कैलकुलेटिव। अब तुम्हारा I निकालना है तो तुम क्या कर दोगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1.86 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 0.188, तो तुम्हारा यहाँ से क्या निकल आएगी, कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी, किसकी कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी, वांट हाफ फैक्टर की कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी। आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, हो गया हो गया। इसको सॉल्व करके लिखूं, यहाँ नहीं लिखूंगी, ठीक है, कर ही लो बेटा क्वेश्चन सॉल्व, है ना, नहीं तो बोलोगे लो मैम ने सॉल्व भी नहीं कराया, ठीक है। अब तुम्हारा ये यहाँ पे, तो इसको वैल्यू को यहीं पे लिख दो, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0.186, और इधर कितनी आ रही थी 0.188। जब इसको आप ठीक है, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.01।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको सॉल्व कर लोगे 186, ठीक है, ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो किसकी वैल्यू, वन हाफ फैक्टर की वैल्यू। तो वन हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो तुम्हारी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी गिवन थी, क्वेश्चन में आपका देखो टेम्परेचर गिवन था, पेपर कहाँ गया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे आपका जो वैल्यू गिवन थी फ्रीजिंग डिप्रेशन वो गिवन था 0.188। फिर इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 0.186। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे तुम्हारा वन हाफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.01। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। सेक्शन डी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है स्टेट एंड एक्सप्लेन द राउट लॉ फॉर द टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। देखो बेटा वॉलेटाइल लिक्विड्स है, मतलब हमने यहाँ पे ए ले रखा, बी ले रखा हुआ है। इन्होंने ए और बी का नाम भी दे रखा हुआ है। ए और बी में इन्होंने ए को दे रखा हुआ है बेंजीन और इसको दे रखा हुआ है टाउलिन। तो हमारे पास दो हैं, दोनों का नेचर कैसा है, वॉलेटाइल। कैसा है दोनों का नेचर, वॉलेटाइल है। फिर इसके बाद वो वॉलेटाइल के बाद आपसे क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ द कर्व्स फॉर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो अगर आइडियल एंड शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, पहली चीज तो देखो अगर ग्राफ बना रहे हो, तुम्हारा एक ग्राफ किसके लिए है, आइडियल के लिए, और दूसरा किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन देगा, और अगर पॉजिटिव डेविएशन के लिए बनाओगे तो ये ग्राफ तुम्हारा कर्व ग्राफ देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन इज आइडियल इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज, ठीक, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 160 mm। एंड सेकेंड आपको बोल रहा है टाउलिन का, टाउलिन का वेपर प्रेशर कितना दे रहा है, आपको दे रहा है 60 mm सर्टेन टेम्परेचर पे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दे रहा है 0. बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना दे रहा है 0.4। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है। अच्छा देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, वॉलेटाइल बोल रहा है, मतलब यही समझ जाओ पीएस की वैल्यू कितनी होती है हमारा पीए प्लस पीबी। ए यहाँ पे तुम्हारा क्या दे रहा है, ए पे तुम्हारी वैल्यू ये दे रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तुम यहाँ पे देखोगे कि पीए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पीए की वैल्यू आ जाएगी पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पीएस के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, पीएस के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा किसका दे रखा हुआ था, बेंजीन का 0.4। याद है लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि जब दोनों लोग होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का ओवरऑल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे बेंजीन दे रखा हुआ है और बेंजीन के साथ साथ और क्या दे रखा हुआ है, टाउलिन दे रखा हुआ है। तो अगर इसकी वैल्यू 0.4 है तो ओवरऑल वैल्यू 1 रही होगी, तो आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर लोगे, किसका कैलकुलेट कर लोगे, आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे किसकी, टाउलिन की वैल्यू। तो टाउलिन की वैल्यू हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.6। अब देखो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे, तो आपको पता है कि आप, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दीजिए तो आपके लिए इजी रहेगा। ये हम किसके लिए करने जा रहे हैं, बेंजीन के लिए, और ये किसके लिए करने जा रहे हैं, टाउलिन के लिए। अब बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के लिए वैल्यू देखिए कितनी है 160। फिर इसके बाद इसके लिए मोल फ्रैक्शन कितना है बेंजीन के लिए 0.4 प्लस टाउलिन के लिए कितना है वैल्यू 60 है, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 0.6। तो आप खुद सोचिए कि, ठीक है, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 64, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36। तो हमारा जो पीएस की वैल्यू आई, पीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ठीक है, पीएस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 100। कितनी आ जाएगी 100। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन इन वेपर फेज। तो भाई इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाल लो वेपर फेज पे। किसके लिए पूछ रहा है, बेंजीन के लिए, तो बेंजीन यहाँ लिख दो। बेंजीन का यहाँ पे कितनी आई थी, बेंजीन पहला वाला था कितनी थी 64। तो आप यही तो करते थे मोल फ्रैक्शन में, जिसकी कैलकुलेट करनी उसका नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल, टोटल नंबर ऑफ कितना आ गया है 100। तो कितना आ जाएगा 0.64। कितना आ जाएगा 0.64।
समझ में आया आपको? ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपके पेपर के आप लोगों ने देखा कि पूरे पेपर के हमारे कितने सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन बी, ए बी सी एंड डी। ए सेक्शन में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कितना टाइम लिया, 20 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस हो गए थे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग रहा था, तो बोर्ड एग्जाम में 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। सेक्शन बी अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन थे, जिसके लिए हम लोगों का टाइम लगा था 30 मिनट। आप 40 मिनट कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेक्शन सी में आपको 20 मिनट्स का टाइम देना है। सेक्शन डी में आपको टाइम देना था, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे। अगर आपको आता है, आप प्रॉपर पैराग्राफ पढ़ते तो 15 मिनट्स आर द सफिशिएंट। आपके पास आराम से 1 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है, किसके लिए? लॉन्ग आंसर्स के लिए। तो लॉन्ग आंसर को आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपके 5 मार्क्स के होते भी हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग वाले जो नंबर होते हैं ना, वो स्कोरिंग नंबर होता है आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए सेक्शन डी को आप करके ना आराम से पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स कंसीडर, क्योंकि बच्चे ना उन क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देते। उनको ये लगता है कि यार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, 5 नंबर के आ रहे, 3 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ लो। बट 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ना आपके मार्क्स कट नहीं होते। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हुआ है, डायरेक्टली आंसर कर रखा हो, तो आपको आराम से मार्क्स मिलते हैं। तो आप आराम से वीडियो देखिएगा। आपको हर चैप्टर्स की वीडियो के लास्ट में एक पेपर मिलेगा, जिसका लिंक हम यहाँ पे PDF पे डिस्क्राइब कर देंगे, तो उसको